हेलो एंड वेलकम दोस्तों। टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो समय है कोविड का बहुत ही भयंकर है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने घर पे ही रह के ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से ही अधिक से अधिक पढ़ाई करें। तो दोस्तों, मैं मानवेंद्र आपके लिए जो लगातार टेट सीटेट और सुपर टेट में जो एक साइकोलॉजी से रिलेटेड पेपर आता है उसी के बारे में विस्तार से बात करूंगा, जिसको हम लोग सामान्यतः बाल विकास कहते हैं। तो हम आज जो मेरे लास्ट लेक्चर हुआ था वो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के ऊपर था। उसी कड़ी में आज मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियां थी उसमें मैंने आपको पहली जो विधि थी वो मैंने बता दी थी, उसके बारे में जो दूसरी विधि थी उसके बारे में आज विस्तार से मैं बात करूँगा। और उसके बाद में जो स्टेप टू स्टेप और सारी विधियां हैं, कम से कम 10 विधियां हैं, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन करूंगा और क्यों ये विधियां शिक्षा मनोविज्ञान के तथ्य के या जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें क्यों इम्पोर्टेंस रखती हैं। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान भी कि जब पूरा जो अगर हम देखते हैं, जो उसका कंटेंट देखते हैं, सिलेबस देखते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जुड़ा हुआ है और उन्हीं एक्सपेरिमेंट से उसकी फाइंडिंग निकलती है, मतलब रिजल्ट्स पे हम जाते हैं। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान को हम वैज्ञानिक विधि वैज्ञानिक साइंस के रूप में भी देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि उसके बाद में जो हमारी जो पहली विधि थी उसके बाद में हम देखते हैं कि जो दूसरी हमारी विधि है उसके बारे में, जिसको हम बोलते हैं गाथा वर्ण विधि। जो हमारी सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट सेकेंड जो विधि है उसको हम बोलते हैं गाथा वर्ण विधि, इसको एनाकोडिक मेथड बोलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि किन किन चीज़ों को जो होता है वो साइकोलॉजी एक्सेप्ट करता है और किन किन चीज़ों को साइकोलॉजी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। क्योंकि हर विधि, हर कोई भी अगर वो होता हमारे पास शिक्षण मेथड, तो कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन उसमें ज़रूर होता है। क्योंकि साइंस में क्या होता है, हमेशा एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं। तो उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को लेके बहुत सारे, क्योंकि आप देखते हैं अगर जनरली बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा रिसर्च करने जाता है तो वो उस पर जब अपनी जो रिसर्च सिनॉप्सिस बनाता है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं कि आपका रिसर्च कौन सी मेथड का है, कौन सी विधि का है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव है। इसी प्रकार के हर साइंस में हर साइंस में हो या जो मानविकी वर्ग भी है उसमें भी बहुत सारी साइंटिफिक मेथड का यूज होता है। तो उसी सेक्शन में हम आप देखते हैं कि जो गाथा वर्ण विधि है वो शिक्षा मनोविज्ञान में कितना अपना स्थान रखती है। तो आज हम उससे पहले देखते हैं सबसे पहले कि शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है, ठीक है, ओके भाई बहुत स्लो आज चल रहा मेरा। गाथा वर्णन विधि, ठीक है, यह आत्मगत विधि होती है। इसका सबसे पहला जो पॉइंट्स होता है गाथा वर्णन विधि होती है। आप इसके नाम से भी परिचित हो सकते हैं। गाथा वर्णन विधि मतलब सेल्फ, आत्म से जुड़ी हुई है। गाथा मतलब अगर आपको अपने बारे में बताना है तो आप ही जानते होंगे सबसे अच्छे बारे में कि मेरी लाइफ क्या थी, कैसी थी और कैसे मैं अपनी लाइफ को संघर्ष करके आज इस फाइंडिंग तक आया है। तो इसको हम बोलते हैं आत्मगाथा विधि। यह आत्मगत विधि होती है, ठीक है। इसका पहला कंपोनेंट क्या है कि गाथा वर्ण विधि जो होती है वो आत्मगत विधि होती है। इस विधि में व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों या घटनाओं का पुनः स्मरण करके अभिलेख तैयार करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ऑटोबायोग्राफी होता है वो भी वही चीज़ होती है कि उसमें आत्मगाथा ही लिखी जाती है, ऑटोबायोग्राफी। तो इसमें क्या करता है कि जो व्यक्ति होता है वो अपने पूर्व जो घटनाएं हुई या पूर्व संस्मरण जो होता है उसके बारे में विस्तारित करता है। ये भी क्योंकि विस्तारित इसलिए करता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो कोई भी व्यक्ति, आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिसर्च ऐसे होंगे जो व्यक्ति अपनी किताबों में लिख गया, लेकिन उन किताबों के आधार पर क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट्स हुए कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई थ्योरी डेवलप की, वो थ्योरी आज के टाइम में कितनी सुटेबल है या नहीं है, उसका भी अध्ययन किया जाता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं इस विधि में व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों या घटनाओं का पुनः स्मरण करके अभिलेख तैयार करता है, ठीक है। इसमें घटनाओं का संचय करके उनकी परस्पर तुलना की जाती है और निर्णय लिया जाता है, ठीक है। जो व्यक्ति अपनी लाइफ में अपनी रिलेटेड कुछ घटनाएं होती है उनको एकत्रित करता है, जैसे क्योंकि व्यक्ति का एक माइंड होता है, व्यक्ति अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्टेंस करता है, बहुत सारी चीज़ों को अपने माइंड में सजा के रखता है, जब वो जरूरत पड़ती है तब वो उस पर उसको निकालता है, ठीक है। तो इसमें वही कहा गया, इसमें घटनाओं का संचय, ठीक है, करके उसकी परस्पर तुलना की जाती है और निर्णय लिया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग अगर अपने लाइफ में, होलिस्टिक लाइफ में भी देखते हैं तो हम लोग बहुत सारी पुरानी चीज़ों को एकत्रित करते हैं और उसका मॉडर्न टाइम से मैचिंग करते हैं या कंपेयर करते हैं कि अगर मैं
इस टाइम अगर इस टाइम उस उम्र का होता तो कैसे अपनी एजुकेशन करता, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपकी बैकग्राउंडिंग, आपका जो वातावरण होता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन आपके जो बचपन की घटनाएं होती वो आपके माइंड में स्टेब्लिश रहती हैं। उन्हीं घटनाओं को व्यक्ति क्या करता है, कंपेयर करता रहता है, जिसको हम आत्मगाथा विधि कहते हैं। ठीक है, और अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कोई भी विधि होती है उसमें गुण दोष तो जरूर पाए जाते हैं। तो इस विधि में कौन से गुण हैं, कौन से दोष हैं, उसके बारे में जरा देख लेते हैं कि इस विधि के गुण कौन कौन से हैं। इसमें तथ्यों का संचय विषय स्मरण करके स्वयं करता है या सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मतलब अगर साइंटिफिक मेथड की हम बात करते हैं, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें साइंटिफिक मेथड जरूर लगता है, तो इसमें क्या वो कहते हैं कि इसमें तथ्यों का संचय विषय स्मरण करके स्वयं करता है। मतलब इसमें जो सब्जेक्ट होता है, जो इसका इम्प्लीमेंटेशन करेगा, वो खुद अपने जो घटनाओं का हो वो संचय करता है, संस्मरण करता है। ठीक है, या सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम अपने ही बारे में फाइंडिंग करेंगे, अपने ही बारे में उसको अगर एक्सप्लोर करेंगे, तो अगर हमारी कोई नेगेटिविटी आएगी तो हम उसको छुपा ले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका जो पहला गुण ये होता है कि इसमें तथ्यों का संचय विषय स्मरण करके स्वयं करता है या सही ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तो सॉरी, इसमें क्या क्या आ गया कि इसका जो गुण ये है कि इसमें व्यक्ति जो होता है वो अपनी फाइंडिंग स्वयं करता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें तथ्यों का संचय विषय स्मरण करके स्वयं करता है या सही ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, सही ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं। आप मतलब समझ गए कि अगर मैं किसी भी चीज़ का वर्णन कर रहा हूं तो जो मेरे साथ घटनाएं घटी उसको मैं ही जानता हूं, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा क्या सरकमस्टांसेस रही तब मैंने ये वहां पे एक्टिविटी की, क्या सरकमस्टांसेस नहीं थी तो मैंने एक्टिविटी नहीं की। तो इसके बारे में ये कहा जाता है व्यक्ति इसमें जो होता है वही सब्जेक्ट होता है, वही उसको हर चीज़ को इम्प्लीमेंट सही तरीके से कर सकता है। कि इसका पहला गुण ये होता है कि व्यक्ति ही इसमें सर्वासर्वे होता है। इसमें घटनाओं का संचय करके पुनः उसकी तुलना व आलोचनात्मक व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया घटनाओं का संचय करके पुनः उसकी तुलना व आलोचनात्मक व्याख्या कर सकते हैं। मतलब रिपीटिशन इसमें हम कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग से छूट गई है या हम उसको नहीं उस टाइम लिख पाए, बाद में जब हम कोई स्टोरी जब लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमको ध्यान में आती हैं कि अच्छा ये भी घटना घटी थी, ये भी होते, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इसकी हम उसमें आलोचना भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, घटनाओं का संचय करके पुनः उसकी तुलना कर सकते हैं। मतलब इसमें अपनी घटनाओं को जोड़ भी सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं, और उसके बाद में इसकी आलोचना भी हम कर सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। तो आत्मगाथा विधि उसमें कुछ गुण हैं कि इसमें व्यक्ति खुद सब्जेक्टिव होता है और अपने आप ही इम्प्लीमेंटेशन जो साइंटिफिक होता है वो करता है। इसके बाद में हम देखते हैं इसमें कौन कौन से दोष हैं। ठीक है, यह विधि आत्मगत होने के कारण विश्वसनीय नहीं कही जा सकती। इसका मतलब ये कहा गया है कि इसमें व्यक्ति खुद सब्जेक्टिव होता है तो यह विश्वसनीय नहीं कही जा सकती, क्योंकि हम आपको बता रहे थे कि इसमें क्या होता है कि व्यक्ति ही सब्जेक्ट होता है, व्यक्ति एक्सपेरिमेंटल बना दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपनी ही कमियों को छुपा ले जाता है और जो उसकी कमियां होती हैं वो कहीं न कहीं उसके परिणाम को प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह विधि जो होती है आत्मगत होने के कारण विश्वसनीय नहीं कही जा सकती, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपनी नेगेटिविटी को छुपा ले जाता है और जो हमारी फाइंडिंग होगी, जो रिजल्ट्स आएंगे वो सही तरीके से नहीं आते। तो इसलिए इसमें ये प्राइमरी दोष है। यह विधि भी अंतर्दर्शन विधि की भांति वैज्ञानिक और विश्वसनीय नहीं है। जो इससे पहले अंतर्दर्शन विधि थी, उस अंतर्दर्शन में भी वही थी, लुक, अपने आप को देखना। ठीक है, इसमें भी क्या है कि यह विधि भी अंतर्दर्शन विधि की तरह भांति वैज्ञानिक और विश्वसनीय है, क्योंकि वैज्ञानिक जो तथ्य होते हैं, जो फंडामेंट्स वैज्ञानिक होते हैं, किसी भी चीज़ की सत्यता, क्रमबद्धता, वो सब पाई जाना, तो वो इसमें इम्प्लीमेंट नहीं होती। क्योंकि इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं होती क्योंकि इसमें व्यक्ति ही सर्वे सर्वा होता है। जहाँ पे व्यक्ति सर्वे सर्वा होता है वो वहाँ पे वो अपने नेगेटिविटी को छुपा ले जाता है, और नेगेटिविटी जब छुपाता है तो जो हमारे फाइंडिंग्स, जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो सही तरीके से नहीं आते। तो इसलिए यह विधि में दोष है। ठीक है, वैज्ञानिक विधि विश्वसनीय नहीं है क्योंकि इसमें व्यक्ति इस पर एक्सपेरिमेंट करता है। ठीक है, तो जैसा आज मैंने देखा कि जो गाथा वर्णन विधि है इसको क्या बोलते हैं, आत्मगत भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों या घटनाओं का पुनः संस्मरण करके, ठीक है, इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। इसमें क्या, यह आत्मगत विधि है। ठीक है, ठीक है, व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों या घटना का पुनः स्मरण करके अभिलेख तैयार करता है। ठीक है, इसमें क्या है, व्यक्ति जो होता है वो स्वयं अपने प्रयोगकर्ता होता है, वो अपने अभिलेख को, अपनी घटनाओं का स्वयं उसको एकत्रित करता है।
इसमें घटनाओं का संचय करके उसकी परस्पर तुलना की जा सकती है या निर्णय लिया जा सकता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से 2 गुण हैं? इसमें तथ्यों का संचय विषय में स्मरण करके स्वयं करता है और सही ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं, क्योंकि भाई मैं अगर मेरे साथ कोई घटना घटेगी तो मैं ही उसको उस चीज़ को अच्छे से अप्रोप्रिएट तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें घटनाओं का संचय, पुनः आलोचना, उसकी तुलना और व्याख्या की जा सकती है। अगर कोई चीज़ में इंप्लीमेंट छूट गई तो हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, इसकी पुनः तुलना भी कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं और उसकी आलोचना भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दोष कौन कौन सा है? आत्मगत होने के कारण यह विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि यह साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग नहीं जज हो जाती है, या विधि के अंतर्दर्शन विधि की बात वैज्ञानिक विधि विश्वसनीय नहीं है, इट रिलायबल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंटल होता है वही सब्जेक्टिव इसमें हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने अपनी एक दूसरी विधि देखी, इसके बाद में हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव विधियां हैं जिसको हम बस पहले क्या थी, सब्जेक्टिव विधियां थी जिसमें एक्सपेरिमेंटल खुद व्यक्ति होता है। अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव विधियां। ठीक है, कौन कौन सी हमारी ऑब्जेक्टिव विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां हैं? इसमें दूसरों के द्वारा तथ्यों का संग्रह किया जाता है तथा इसमें अंतर्गत बहुत से विधियां आती है। मतलब इसमें यह क्या आता है कि इसमें जो सब्जेक्ट हो, जो प्रयोग करता होगा वो दूसरा व्यक्ति होगा, मतलब सब्जेक्ट दूसरा होगा, ऑब्जेक्ट दूसरा होगा। ऑब्जेक्ट का मतलब जो आप पे एक्सपेरिमेंट करेगा वो इसमें डिफरेंट होगा, वो आपसे वेरिएबल्स लेगा, उन्हीं वेरिएबल्स के आधार पे वो आपकी फाइंडिंग रिजल्ट्स करेगा। तो इसमें सबसे जो पहली विधि आती है जो इंपॉर्टेंट, बाह्य निरीक्षण या बाह्य दर्शन विधि। पहले हमने कौन सी देखी थी? अंतर्दर्शन। अब देखते हैं बाह्य दर्शन। इसको ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अध्ययनकर्ता व्यक्ति के व्यवहार और क्रियाओं का निरीक्षण अपने अनुभवों के आधार पर करता है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि इसमें अध्ययन करता है, मतलब इसमें जो रिसर्चर होगा वो दूसरा व्यक्ति होगा और जो जिससे वो सैंपलिंग ले रहा होगा वो दूसरा व्यक्ति होगा। ठीक है, इसमें व्यक्ति के व्यवहार, जैसे मैं हूं, अगर मैं अपने ऊपर रिसर्च करवा रहा हूं तो जो मेरा, जैसे मान लो मैंने कहा मेरे को, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशन होता है, जो डॉक्टर अपने हिसाब से उसको जज करता है और पेशेंट क्या होता है, अपनी समस्याएं बताता रहता है, जैसे बताता रहता है, तो समझ लो ये बाह्यगमन विधि है या परीक्षण विधि है, उसी प्रकार से होती है कि इसमें क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार और क्रियाओं का निरीक्षण अपने अनुभवों के आधार पर करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर होगा या पेशेंट होगा, तो जो डॉक्टर होता है वो व्यक्ति, अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो पर्चा बना के आप जब डॉक्टर के सामने आते हैं तो डॉक्टर आपको देखता रहता है और आप जो उससे आपको क्या प्रॉब्लम है पूछता रहता है, आप कैसी एक्टिविटी करते हैं, मूवमेंट करके भी, अगर आपको कोई ज़्यादा पैरों में पेन वगैरह है तो आपको फिजिकल मूवमेंट करवा के भी देखता है। तो उससे व्यक्ति डॉक्टर क्या करता है, आपकी सारी जो एनालिसिस होती है वो अपने एविडेंस के तौर पे ले लेता है। तो बाह्य निरीक्षण विधि या बाह्य दर्शन विधि भी उसी प्रकार से है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार और क्रियाओं का निरीक्षण अपने अनुभवों के आधार पर करता है। यह 4 प्रकार की होती है, मतलब जो परीक्षण विधि, बाह्य दर्शन या बाह्य निरीक्षण विधि होती है, इसको हम परीक्षण विधि कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कितनी प्रकार, 100 निरीक्षण विधि हम बोल सकते हैं, ये जो होती है। ठीक है, ये 4 प्रकार की होती है, औपचारिक, अनौपचारिक, आकस्मिक और क्रिया। मतलब हम कह सकते हैं कि बाह्य दर्शन विधि जो होती है वो उसका डाटा जो होता है हम 4 प्रकार से सोसाइटी में इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। कौन कौन से? औपचारिक, अनौपचारिक, आकस्मिक और क्रमिक। मतलब कह सकते हैं कि जो एक फॉर्मल वे, जैसे डॉक्टर वाला जो हमने बताया वो फॉर्मल होता है, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस है, उस प्लेस में पेशेंट आया और डॉक्टर, मतलब हॉस्पिटल एक पर्टिकुलर प्लेस है। अब अनौपचारिक का मतलब है, जैसे मान लो हम क्या करते हैं, कोई व्यक्ति को हमको जज करना है, कोई व्यक्ति की, जैसे हमको लोग बोलते हैं ना कि इस व्यक्ति पे नजर रखना। ठीक, नजर रखने का क्या मतलब होता है, अगर कोई व्यक्ति एक्टिविटी करता है, जैसे बच्चा एक्टिविटी करता है तो उस पर डॉक्टर नजर रखता है कि बच्चे में कौन से क्रिएटिव गुण है, कौन से क्रिएटिव गुण नहीं होते हैं। तो अनौपचारिक का ये होता है कि जो सामने वाला ऑब्जेक्ट जो होता है जो हमारा, उसको पता नहीं लगता है, मतलब प्रयोगकर्ता क्या करता है कि जो जिससे वो सैंपलिंग लेना चाह रहा है उसको उसके बारे में पता नहीं हो रहा कि हमारी इन सब चीज़ों के बारे में डॉक्टर ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, मतलब औपचारिक फॉर्मल तरीके से फेस टू फेस डायरेक्ट अगर मान लो उसको वॉच करता है, और अनौपचारिक मतलब कहीं भी कभी भी कहीं भी ले सकते हैं हम सैंपलिंग। उसके बाद में आकस्मिक, रैंडम हम अगर मान लो कोई समस्या का सलूशन करना है तो हम चले गए, उसके बाद में बाहर निरीक्षण किया, परीक्षण किया और जो मुझे फाइंडिंग लगी उसको हम लेके चले आए। उसके बाद में होता है क्रमिक, होता है मतलब किसी भी चीज़ को रेगुलरिटी के
तौर पे हम उसको यूज करते हैं। जैसे अगर क्लासेस में बच्चे का अगर बच्चे पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको रेगुलर हम वॉच करते हैं, उसको रेगुलर कुछ ना कुछ सिखाते हैं, तो उसको हम क्रमिक मेथडोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि हम उस पर डेली कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके उसमें नई नई फाइंडिंग्स और नए रिजल्ट के सामने रख रहे हैं। तो जो बाह्य दर्शन विधि होती है वो 4 प्रकार की होती है, औपचारिक, अनौपचारिक, आकस्मिक और क्रमिक होती है। इसमें अध्ययनकर्ता जो होता है, जो रिसर्चर होता है, व्यक्ति के व्यवहार और क्रियाओं का निरीक्षण अपने अनुभवों के आधार पर करता है। मतलब व्यक्ति के अनुभव का मतलब उसने उस चीज़ के बारे में टीचिंग की होती है, रिसर्च किया होता है, लर्निंग किया होता है। जो एक रिसर्चर का काम होता है, कोई भी रिसर्चर जो होता है वो फील्ड में आता है, फील्ड में तभी वो रिसर्च करता है जब वो अपनी रिसर्च के बारे में, अपनी फील्ड के बारे में सब कुछ नॉलेज रखता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कुछ और इसके पॉइंट्स हैं। व्यक्ति के व्यवहार, क्रियाओं या प्रतिक्रियाओं का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करके उसकी मानसिक अवस्था का पता लगाना, क्योंकि हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो मनोविज्ञान में क्या होता है, मन का दिन मोस्टली पे फोकस किया जाता है, तो उसकी मानसिक क्रियाओं पे बात हम करते हैं। ठीक है, व्यक्ति के व्यवहार, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार माइंड से जुड़ा हुआ है, उसकी क्रियाएं भी माइंड से जुड़ी हैं, और प्रतिक्रियाओं का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करके उसकी मानसिक अवस्था का पता लगाना। मतलब अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर व्यक्ति से जजमेंट करते हैं, तो मोस्टली क्या होता है, जब हम किसी भी व्यक्ति से या किसी भी ऑब्जेक्ट से मिलते हैं, मतलब किसी सैंपल जिसे हम लेना है, तो उसको जो हम अगर कोई भी चीज़ इंटरेक्ट करते हैं तो उसकी हम ब्रेन लाइन पे जरूर एक्टिवेट करें, क्योंकि उसकी जो आई कांटेक्ट होता है ना, उसके आई कांटेक्ट से और उसके हाव भाव बिहेवियर से 50% क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो गेन कर लेता है कि हाँ वास्तविक रूप से इसकी क्या नीड है, इसमें कौन कौन सी फॉल्ट्स हैं, कौन कौन सी एक अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, तो उनसे क्या होता है, उन सब विधियों से रिसर्चर अपने आप को पता लगाता है। क्यों पता, किस वजह से लगाता है, क्योंकि उसने रिसर्च के बारे में या उन टेंडेंसीज के बारे में पहले से पढ़ रखा है और ज्ञान कर रखा है। ठीक है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने इस विधि का विशेष महत्व दिया है। जो बिहेवियरलिस्ट, जो वॉटसन जैसे बिहेवियरिस्ट थ्योरी साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या है, इस विधि को बहुत विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आत्मनिरीक्षण विधि ही व्यक्ति के सर्वांगीण विकास या व्यक्ति के जानने की और व्यक्ति की क्रियाओं का निरीक्षण परीक्षण करने की सबसे उपयुक्त विधि है। ठीक है, तो व्यवहारवादी परीक्षण ने इस विधि को विशेष महत्व दिया है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ सोपान, इसके कुछ क्रम होते हैं, निरीक्षण विधि की कैसे कैसे की जाती है, तो उसके हम सोपानों के बाद इसमें क्या, पहला पॉइंट क्या है, दूसरों के व्यवहार का प्रत्यक्ष निरीक्षण करके उनकी मनोस्थिति का पता लगाना। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, दूसरों के व्यवहार का प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट, फेस टू फेस निरीक्षण करके उनकी मनोस्थिति का पता लगाना। बस अगर साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जिनको हम बोलते हैं, बहुत सारे लोग अगर मेडिकल साइंस में इसको जाते हैं तो साइकेट्रिक बोलते हैं, और स्कूल कॉलेजों में अब तो एक साइकोलॉजिस्ट रखना इम्पोर्टेंट कर दिया है सरकार ने, और बहुत सारे मेथड, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, बच्चे की एक्टिविटीज़ से उसके होलिस्टिक बिहेवियर को पहचान जाता है कि बच्चे में कौन कौन से निगेटिविटी, कौन कौन सी पॉजिटिविटी है। तो क्या साइकोलॉजिस्ट भी यही करते हैं। आप हर मेडिकल कॉलेज में या कहीं भी जाएंगे तो आपको साइकोलॉजिस्ट, अगर आपको अपनी वो कराना है, क्या कहते हैं, गाइडेंस कराना, तो गाइडेंस में मोस्टली क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं। तो उनमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो आप सामने बैठ के आपकी हर एक एक्टिविटी को, आप इंटरव्यू देने जाओ, एक साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ होता है जो आपकी हर एक्टिविटीज़ को, अच्छे जो बड़े बड़े जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें एक साइकोलॉजिस्ट बैठा रहता है। उसमें क्या होता है, वो आपके हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करके रहता है, उसी एक्टिविटी को ऑब्जर्वेशन पे आपको वो नंबर देता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत वो जो निरीक्षण वो होता है, वो क्योंकि व्यवहार पे डिपेंड है। व्यवहार में अगर आप अगर हाथ चला रहे हैं, या मान लो आपने इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू के टाइम अगर हाथ चला रहे हैं या उंगली नचा रहे हैं, खुजला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये आपकी नेगेटिविटी को जज करता है। तो इसलिए जो इंटरव्यू में मोस्टली देखता है कि कोई भी व्यक्ति होता है वो हमेशा पैर पे अपने हाथ रखे रहता है, वो हाथ से कुछ एक्टिविटी नहीं करता है। अगर वो एक्टिविटी करेगा तो उसको नेगेटिविटी सेंस में लिया जाता है, क्योंकि ऑब्जर्वर ये सोचता है कि इसके ऊपर अपनी जो मानसिक मेंटल जो एबिलिटी है, इसका कंट्रोल इसके हाथों पे नहीं है। तो एक प्रकार से नेगेटिविटी जाती है। तो निरीक्षण विधि के सोपानों में भी यही बोला गया, दूसरों के व्यवहार का प्रत्यक्ष निरीक्षण करके उनकी मनोस्थिति का पता लगाना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसका कौन दूसरा सोपान है। और इसके बाद में कहा गया कि व्यवहार की व्याख्या व विश्लेषण करना। जो मैंने आपको बताया, जो आप इंटरव्यू में देखिए, इंटरव्यू में क्या होता है कि मोस्टली एक जो ऑब्जर्वर बैठा रहता है, जो आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज को ही परसेप्ट करता रहता है, वो क्या करता है, आपने एक्टिविटी कर लिया, आपका इंटरव्यू खत्म हो गया, उन एक्टिविटी के अकॉर्डिंग वो उस पर निगेटिविटी लिखता जाता है कि आपके क्या निगेटिविटी थी, क्या पॉजिटिविटी थी। तो उसी का विश्लेषण करता है वो ऑब्जर्वर। ठीक है,
तो उसमें व्यवहार की व्याख्या और विश्लेषण करता है, उसी के आधार पर आपका नंबर देता है। अब इसके बात करते हैं सामान्यीकरण, मतलब निरीक्षण विधि एक जनरलाइजेशन के रूप में तौर पे होती है, क्योंकि ये हर जगह आपको मिल जाती है। आप किसी स्कूल संस्थान में जाइए, किसी इंटरव्यू में जाइए, मतलब जनरलाइजेशन इसका होता है। क्योंकि आजकल की टेंडेंसी में निरीक्षण आप देखते हैं, कोई भी डेवलपमेंट का काम होता है उसमें आप भी निरीक्षण होता है, तो उसके तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन इसमें सेकेंड पर्सन ही करता है। ठीक है, अब इसमें कुछ, क्योंकि हर विधि में कुछ गुण और कुछ कमियां होती हैं, कुछ दोष होते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट अपने अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसकी निरीक्षण विधि को हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें निरीक्षण विधि में कौन कौन से गुण हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बताया गया, इसमें शारीरिक क्रिया या व्यवहार का निरीक्षण सभी समान रूप से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें शारीरिक क्रिया या व्यवहार का निरीक्षण सभी समान रूप से कर सकते हैं। मतलब इसमें जो सैंपल देने वाला होगा, मतलब अगर हम बच्चे पे करते हैं तो बच्चे पे जो निरीक्षण होगा वो कोई भी कर सकता है, क्योंकि उसकी एज डेवलपमेंट वो एक जैसी रहती है। तो इसकी शारीरिक क्रिया या व्यवहार का निरीक्षण सभी समान रूप से कर सकते हैं। टीचर हो, टीचर को भी कर सकता है, कोई अगर रिसर्चर है वो भी उसके बच्चे पे अलग तरीके से रिसर्च कर सकता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा जो कहते हैं कि जो सब्जेक्ट हमारा है वो एक रहेगा, जो ऑब्जेक्ट का मतलब जो रिसर्चर होगा वो बदल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसमें क्या है, यह बालकों के अध्ययन में बहुत उपयोगी है। इससे बालकों की समस्याएं जैसे उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन आदि की अवसर परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, निरीक्षण विधि में क्या होता है कि इसमें टीचर भी उसका एवोल्यूशन करता है अपने अपने तरीके से। बाहर से कोई आ गया वो भी एवोल्यूशन करता है, कोई ऑफिसर आ गया फ्लैग पे तो वो भी करता है। आपको बोर्ड के एग्जाम्स भी देने हैं, मतलब इंटरेस्ट के मतलब आप जैसे बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें क्या होता है, हाफ अर्ली के जो होते हैं वो स्कूल लेता है, और जो ईयरली होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो एक ही रहता है, लेकिन जो उसके ऑब्जेक्ट होते हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है, और ये बालकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बालकों जो भी लर्निंग करता है बच्चा, और लर्निंग करने के साथ में उसकी क्या एक्टिविटी डेवलप हुई, उसमें क्या चेंजेज आए, उसका पता लगाने के लिए बार बार निरीक्षण करता है, ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि इस विधि में कई व्यक्तियों का अध्ययन एक साथ किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, इसमें कहा गया है इस विधि में हम बहुत सारे ग्रुप्स में इसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे क्लास का हमको एवोल्यूशन करना है, तो क्लास में मैंने एक पेपर बांट दिया और उसमें क्या किया कि सारे बच्चों से वो भरवा लिया, ले लिया, ऑब्जर्व कर लिया, या हमने कोई क्वेश्चन लिखने के लिए बोल दिया, उन्होंने लिख के दिया, तो हम उसकी जो एक्टिविटी, उसके भाव जो भी होता है उससे हम पता लगा सकते हैं कि जो क्लास का एक साथ हम कईयों बच्चों से सैंपलिंग इकट्ठा करके उनकी हम रिजल्टिंग बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कच्चा समूह हो गया, भीड़ हो गए, आजकल हम देख ही रहे हैं जो भीड़ होती है वो हम उसका माइंड सेटअप देख लेते हैं। इससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो भीड़ होती है। आप देखिए दंगा वाली जो भीड़ होती है वो एक पर्टिकुलर इशारे पे एक टेंडेंसी पे चलती है, या कोई वाले मूवमेंट्स होते हैं तो मूवमेंट्स में क्या होता है वहाँ पे एक विषय रख के लिए कि पूरी भीड़ के मन में एक जजमेंटल होता है, तो हम पता लगा लेते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन होगा या इसकी क्या डिमांड है। ठीक है, तो इसका अध्ययन हम क्या करते हैं, कच्चा समूह हो गया या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कर सकते हैं कि इसकी फाइंडिंग रिजल्टिंग क्या आएगी। ठीक है, इस विधि से प्राप्त परिणामों का सांख्यिकीय निरूपण किया जा सकता है। मतलब इसमें क्या होता है, हम डाटा कलेक्शन भी कर सकते हैं और उसको क्या करते हैं, जो सांख्यिकीय निरूपण जैसे जो होता है ग्राफिकल मोड भी बना सकते हैं कि कक्षा 8 का ग्राफ इस साल इतना गया, इस साल इतना गया, तो जो होता है हम उसको सांख्यिकीय मैथोडोलॉजी जो होती है उसमें हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। या हम कहें कक्षा डाटा के माध्यम से, मतलब 1 2 3 4 5 जो हमारी गणितीय संख्याएं होती हैं उनके माध्यम से हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जैसे आउट ऑफ 10 में हमने 8 मार्क्स दिए और उसके आउट ऑफ 10 में 7 मार्क्स दिए, लेकिन जो हमारा एवरेज निकलेगा, मान लो 10 में 6 निकलेगा, ठीक है, 10 में 6 निकला, तो जो हमारा एवरेज निकलेगा वो मतलब एक पॉजिटिव एवरेज निकलेगा। अगर हमारा 5 से 6 के बीच में एवरेज होता है, 6 के ऊपर में आपको फर्स्ट मिलता है, और अगर 4 to 5 रहता है तो ये हमारा निगेटिव जाता है। तो एक स्केलिंग जो होती है, आप जैसे रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट में फर्स्ट सेकंड डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन दी जाती है ना, वो इसलिए दी जाती है। ठीक है, तो उसी डिवीजन को हम सांख्यिकीय निरूपण के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है, इस विधि में सत्यापन की सुविधा होती है। ठीक है,
जिसे जो हमारे बच्चों पे अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट में क्या होता है, अगर बच्चा अच्छा है तो हम उसको दोबारा भी एग्जाम दे के भी हम देख सकते हैं कि नहीं, हाँ वास्तविक रूप से इसमें वही चीज़ें हैं, वही क्वालिटी है, तो वही उसकी सत्यता हम परख सकते हैं। ठीक है, या विधि वैज्ञानिक है क्योंकि इसमें क्रमबद्ध ढंग से व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसको हम वैज्ञानिक विधि के रूप में दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि आपको बताया मैंने, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के शारीरिक क्रिया व्यवहार का निरीक्षण हम करते हैं, और उसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष, जहाँ पे प्रत्यक्ष शब्द आता है तो वहाँ पे वैज्ञानिकता की चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फेस टू फेस हो रहा है। तो फेस टू फेस वाले में क्या रहता है कि व्यक्ति की जो एक्टिविटीज़ होती है वो लिमिटेड हो जाती है, और वो अपने जो एक वातावरण होता है वहीं पे वो एक्टिविटी वही करता है, जैसे स्कूल हो गया, कक्षा हो गया, भीड़ हो गया, तो एक पर्टिकुलर स्पेस क्रिएट हो जाता है। पर्टिकुलर स्पेस क्रिएट हो जाता है, तो पर्टिकुलर स्पेस जब क्रिएट हो जाता है तो हम उसको एक वैज्ञानिक के रूप में संज्ञा देना निश्चित कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो आप बाह्य दर्शन विधि है, इसके कुछ दोष होते हैं, इसमें कौन कौन से दोष हैं, कहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती, इसके बारे में दिया है यार। तो हम सबसे पहले देखते हैं, इसमें निरीक्षणकर्ता को व्यक्तिगत रुचि का प्रभाव पड़ता है, आत्मनिष्ठा आती है। हाँ, इसमें क्या होता है, जब निरीक्षण विधि होता है, इसमें क्या होता है, निरीक्षणकर्ता के व्यक्तिगत रुचि पर प्रभाव पड़ता है, आत्मनिष्ठा आ जाती है। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू की बात करते हैं निरीक्षण विधि में, इंटरव्यू में क्या होता है कि अगर जैसे मान लो सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो होता है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स का होता है, अगर मान लो वो आपसे जो एक जनरलाइजेशन के तौर पे अगर हम बात करते हैं कि अगर वो आपकी फील्ड का नहीं हुआ तो आपको वो निगेटिव वे में ही रखता है और निगेटिविटी में ही दर्शाता। अगर वो आपके फील्ड का निकल आया और आपके उसने मन मुताबिक क्वेश्चन का आंसर दिया तो वो आपको अच्छे नंबर देता है। तो इसमें वही बात की जाती है, इसमें निरीक्षण करता है कि व्यक्तिगत रुचि पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आपके बिहेवियर को भी देख के उसके व्यक्तिगत रुचि पर प्रभाव, भले ही क्या होता है कि जैसे आजकल हम देख ही रहे हैं कि जो निरीक्षण विधि होता है, जो एग्जाम में जो हम वास्तविक निरीक्षण करते हैं उसमें हाव भाव को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, आपकी ड्रेसिंग सेंस को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, भले आपका जो इंटरनल कमिटमेंट या कंटेंट होता है उस पर आपको ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान मीडियम की अगर बात करते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, भले आपने हिंदी मीडियम में अच्छा कंटेंट लिखा हो, लेकिन क्या होता है अगर आपका एक्सपर्ट जो है वो इंग्लिश मीडियम से जुड़ा हुआ तो वो इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। ठीक है, तो इसमें भी वही कहा कि व्यक्तिगत रुचि पर प्रभाव पड़ता है, आत्मनिष्ठा आ जाती है। ठीक है, आत्मनिष्ठा मतलब अगर आप सेम सब्जेक्ट के हैं तो उसमें आत्मनिष्ठा आती है कि नहीं कि ये मेरे फील्ड से जुड़ा तो इसको अच्छे नंबर देने चाहिए। तो इसलिए यह विधि में एक दोष है। ठीक है, जो रिसर्चर होता है उसमें ये कमी होती है कि वो अपनी फील्ड का हो तो प्रायोरिटी ज़्यादा देता है, अपनी फील्ड का नहीं तो प्रायोरिटी कम देता है, या उसके मन मुताबिक आपने आंसर नहीं दिया तो वो क्या करता है, या आपने उसकी उम्मीदों से अच्छा आंसर दे दिया तब भी वो निगेटिविटी फील कर जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं क्या, विषय अर्थात जिसका निरीक्षण किया जाता है वह उसका सही तरीके से अवलोकन नहीं करता। मतलब हम वही जो अभी हम बता रहे थे कि विषय अर्थात जिसका निरीक्षण किया जा सकता है वह उसका सही तरीके से अवलोकन नहीं करता। मतलब अगर कि उसने जो सैम्पलिंग चुनी हुई है वो उसकी फील्ड की नहीं है, या मान लो उसने कोई भी रिसर्च पे काम करना स्टार्ट कर दिया बट उसका मन नहीं लग रहा है, तो उससे पूरी जो रिसर्च होती है वो प्रभावित होती है। ऐसा हम मोस्टली देखते आए हैं कि कोई भी व्यक्ति दूसरी फील्ड में जाके आजकल रिसर्च कर रहा है, डिसिप्लिन चेंज करके जा रहा है, भले उसको उस चीज़ के बारे में थॉरोली नॉलेज, डीपली नॉलेज ना हो, लेकिन थॉरोली नॉलेज पे एज ए जजमेंटल के रूप में वो परफॉर्म कर जा रहा हो। ठीक है, तो इसमें जो विषय अर्थात जिसका निरीक्षण किया जाता है वह उसका सही ढंग से अवलोकन नहीं कर सकता। जैसे आपने आजकल देख रहे हैं कि आप जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर हैं या बहुत सारे ऐसे जैसे एजुकेशन की हम बात करते हैं, तो आजकल एजुकेशन जो आप शिक्षा के क्षेत्र में देखिए वो ऐसे ऑफिसरों को अपॉइंट करते हैं जिनको एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी एक निरीक्षण विधि है, जो भी टेक्नोलॉजीज हैं वो प्रभावित होती हैं। ठीक है, इसके बारे में एक राइटर्स, एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने इसके बारे में क्या बताया, उसने दोस्त में बताया कि बीपी यंग जो है उन्होंने कहा कि समस्त घटनाएं निरीक्षण का अवसर नहीं देती। सही बात है, अगर हम बालक की सभी घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो निरीक्षण विधि से हम उनकी जजमेंट नहीं कर सकते। जो घटनाएं निरीक्षण का अवसर देती हैं
उनमें निरीक्षणकर्ता पास में नहीं होता और सभी घटनाओं का निरीक्षण हो ऐसा संभव नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि हर व्यक्ति हर बालक अलग अलग परिवेश में अलग अलग तरीके से एक्टिविटी करता, अलग अलग तरीके से व्यवहार करता। हम उसे कुछ चीज़ों का जो फैक्चुअल चीज़ें होती है फॉर्मल वे में हम चाहते हैं उनका तो हम अध्ययन जो होता है सही तरीके से कर सकते हैं। जो इनफॉर्मल वे में इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन ली जाती है उनका अध्ययन हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि एबीपी ने बताया कि समस्त घटनाएं निरीक्षण का अवसर नहीं देती। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हम बहुत अच्छा काम कर जाते हैं, कभी कभी बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। या मान लो जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है रैंडमली हमसे किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया तो हमको पता हो तो हमने बता दिया, लेकिन अगर मान लो किसी एकदम से किसी और ने डांट के पूछ दिया तो बच्चे क्या हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। भले उनको आता होता है लेकिन वो कह नहीं पाते क्योंकि कुछ ना कुछ एजिटेशन की बात रहता है और जो सामने वाला जो एक्सपर्ट होता है उसका भी प्रभाव बच्चे पे बहुत पड़ता है। इसलिए क्या होता है कि इसमें अवसर नहीं देती। जो घटना निरीक्षण या का अवसर देती हैं उनमें निरीक्षणकर्ता पास में नहीं होता। ठीक है, और सभी घटना का निरीक्षण हो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, ये इसमें एक दोष है। इसके बाद में हम देखते हैं कि यह बाह्य व्यवहार का अध्ययन करती है। ठीक है, मानसिक अनुभूतियों का इस विधि में स्पष्ट ज्ञान नहीं मिलता है। ठीक है, जो व्यक्ति के संवेगात्मक जो मानसिक क्रियाएं होती उनके बारे में इसमें क्या होता है कि हम नहीं देख पाते हैं या बाह्य व्यवहार का अध्ययन करती है। ठीक है, निरीक्षण विधि शिक्षण के लिए उपयोगी है। प्रशिक्षण शिक्षक तथा मनोविज्ञान के लिए यह विधि विश्वसनीय निरंतर उपयोगी और सत्यापन की सुविधा के प्रदान करने वाली विधि। मतलब इसको हम मोस्टली कहेंगे टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होती है उसके लिए शिक्षण विधि के लिए बहुत उपयोगी, क्योंकि हम बार बार उनका जो टेस्ट लेते हैं और जो उनका एवल्यूशन करता है, जो एग्जाम्स होता है वो निरीक्षण ही होता है हम लोग। और हम उसमें उसके डेली टू डेली अगर हम उसको होमवर्क देते हैं वो भी होमवर्क भी उसके निरीक्षण के अंतर्गत आता है। तो जो शिक्षण विधि में होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है बालकों के साथ साथ शिक्षण को भी हम प्रशिक्षण करते हैं। ठीक है, जो शिक्षण को भी प्रशिक्षण करते हैं वही जाके वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि निरीक्षण विधि होती है, क्योंकि आप स्कूल में इंस्पेक्शन होता है जब हम एग्जाम देते हैं तो इंस्पेक्शन होता है। क्यों इंस्पेक्शन होता है? क्योंकि क्या होता है बाहर से टीम आती है उसका एक अलग सेटअप होता है। तो जो एक निरीक्षण करने का जो तरीका होता है ना वो जजमेंटल होता है। इसमें जो हमारा जो एग्जाम लेता है वो फेयर नहीं कर सकता। उसको डर रहता है कि अगर किसी को चीट भी कराएंगे तो बाहर से स्कॉट आ सकता है, सीधे दम बोलते हैं स्कॉट। तो निरीक्षण विधि क्या होती है कि जो शिक्षण जैसी उपयोग शिक्षण कार्य में ये बहुत उपयोगी होती है। और बाकी चीज़ों में इसको हम ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं एक हमारे पास और विधि है क्लिनिकल, या हम इसको उपचारात्मक विधि बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हमको बोलते हैं आप जान ही सकते हैं कि उपचारात्मक या क्लिनिकल का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि उपचारात्मक। अगर हम निरीक्षण की जैसे मैंने पहले निरीक्षण पढ़ा, निरीक्षण बाद में क्या होता है अगर उसमें कोई हमारा फॉल्ट्स रह गई है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा तो हम उसको शिक्षण विधि में क्या होता है हम उसको डायग्नोज करते हैं। डायग्नोज करके क्या करते हैं उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसमें भी ऐसे ही होता है, इसको भी ऐसे हम देखते हैं। यह एक व्यक्तिगत पद्धति है। उपचारात्मक क्या होता है? अगर टीचर जो उपचारात्मक विधि होती है मोस्टली जो हम रेमेडियल क्लासेस की बात करते हैं, रेमेडियल क्लासेस में क्या होता है कि जो बच्चे नई तरीके से समझ पाते हैं उनको हम क्या करते हैं उसका उपचार करते हैं। इनमें क्या समस्या करने के बाद उसका हम उसको उपचार करते हैं। तो इसमें आप व्यक्तिगत विधि है, इसमें व्यक्तिगत विधि है। ठीक है, ये जे लेस्टन एंडरसन एक साइकोलॉजिस्ट हैं जे लेस्टन एंडरसन, इन्होंने बताया है कि साधारणता विशिष्ट अधिगम या व्यक्तिगत या आचरण संबंधी जटिल ग्रंथियों के अध्ययन के काम में लाई जाती है। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया कि जो उपचारात्मक विधि है तो किन किन कामों में लाई जाती है। उन्होंने कहा साधारणता विशिष्ट अधिगम जो ठीक है, तो जब स्पेसिफिक हम क्या करते हैं जो लर्निंग करते हैं उसके में इसका प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत भी हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम कोई फॉल्ट कर रहे हैं और हम अपने फॉल्ट्स को जान के उनको कुछ प्रिकॉशंस लेना चाह रहे हैं, जैसे मान लो बच्चा क्लास में करता है, बच्चा क्लास में नहीं लर्निंग कर पा रहा तो टीचर आता ना उसको बताता है ना कि आप ऐसे करो ऐसे पढ़ो। जो ये टेंडेंसी होती है इसमें क्या होता है उपचारात्मक बुद्धि हम बोलते हैं। सामान्यतः क्लिनिकल हम इसलिए क्यों बोलते हैं क्योंकि यह उसमें अगर इसमें डॉक्टर पेशेंट का अगर रिलेशन की बात करते हैं तो वहाँ क्लिनिक क्यों होती है? क्लिनिक इसलिए होती है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट करिए और डॉक्टर कंसल्ट करके उसके लिए कुछ मेडिसिन लिख देता है। सेम
टेंडेंसी इसमें भी है। इसमें क्या है कि अगर शिक्षण, अगर मान लो बच्चा है, बच्चा क्या आता है, बच्चे को कोई चीज़ नहीं आ रही, अच्छा जैसे मम्मी पापा होते हैं, मम्मी पापा को बच्चे को स्कूल में क्यों भेजते, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा घर में रह कर नहीं पढ़ पाता है, शिक्षक एक डॉक्टर तरीके से है तो वो जाके स्कूल में भेज देते हैं। स्कूल मतलब एक हॉस्पिटल हो गया, और जो शिक्षक वहाँ होता है वो डॉक्टर हो गया, जो उसको पढ़ाएगा, जब उसको पढ़ाता है तो जब उसको मटेरियल देगा वो पढ़ेगा, पढ़ने के बाद में वो उसको सुनाएगा, जब उसको नहीं आएगा तो उसका ट्रीटमेंट करता है। तो सेम इसमें भी ये वही टेंडेंसी अपनाई जाती है। ठीक है, यह भी साधारणतः व्यक्ति आज के आचरण संबंधी जटिलताओं का अध्ययन करने के लिए है। ठीक है, इसमें व्यक्ति की मनोदशा का अध्ययन करके उसकी विशिष्ट आवश्यकता को तथा व्यवहार संबंधित जटिलताओं के कारणों को जानकर उसे उपचारात्मक राय दी जाती है। ठीक है, इसमें व्यक्ति के जो भी फॉल्ट्स होती हैं या उनके बारे में जो भी बताया जाता है, जैसे करियर एंड गाइडेंस की हम बात करते हैं। करियर एंड गाइडेंस में क्या होता है कि बच्चे क्या होता है, वाइब्रेट होते हैं, मैंने ये कोर्स तो कर रखा, मैं क्या करूँ आगे, तो वो जाते हैं करियर एंड काउंसलर के पास जाते हैं, तो अपनी क्वालिफिकेशन बताता है, मेरे लिए क्या स्कोप है, क्या फील्ड में है, तो उसमें वो बताता है कि नहीं आप ये कर सकते हैं, आप 12th के बाद मेरी सर्विस में जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें बच्चे की जो फाइंडिंग्स होती है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका सोल्यूशन इसमें किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं यह शिक्षा संबंधी समस्याओं को हल करने के में उपयोगी है। इसमें क्या होती हैं, पिछड़े बालकों को लिया जाता है। ठीक है, नंबर 2 पढ़ने की कठिनाई जो महसूस करते हैं उनके लिए होती है। नंबर 3 अपराधी बालकों, हकलाने वाले बालकों और संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालकों के लिए यह विधि क्या होती है, इन पे इम्प्लीमेंट होती है। अगर कक्षा शिक्षण की हम बात करते हैं तो इसमें पिछड़े बालक जो पिछड़े बालक होते हैं, जो जिनकी लर्निंग स्लो होती है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आते जो बच्चे पढ़ने में या कोई शब्द बोलने में हिचकिचाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में अपराधी बालकों पे भी ये लागू होती है। उनका अपराधी जो बालक होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है। ठीक है, और हकलाने वाले बालकों पे भी लागू होती है। इसके साथ साथ संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक, संवेगात्मक रूप से मतलब क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं संवेगात्मक रूप से जो हंस नहीं पाते, बोल नहीं पाते, क्रोध नहीं कर पाते, जो एक मानव की प्रवृत्तियां होती हैं उन प्रवृत्तियों से कहीं विरक्त होते हैं। उनके बारे में क्या होता है, उनको जैसे मान लो बहुत से बच्चे हेयरिंग वाले होते हैं, जिनको नहीं सुन, जो कुछ नहीं सुन पा रहे या कान में सही तरीके से नहीं सुन पा रहे, तो उनके लिए भी यहाँ पे क्या करता है, उनको वो उपचार किया जाता है और डायग्नोस करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो उपचारात्मक विधि को हमने जाना कि स्कूल कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको जिन 2 विधियों के बारे में विस्तार से बताया, उन 2 विधियों में गाथा वर्ण विधि है जो आत्मगत होती है, उसके बाद में निरीक्षण विधि है। निरीक्षण विधि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सेल्फ एवल्यूशन के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद में मैंने बताया उपचारात्मक विधि। ठीक है, ये तीनों विधियाँ शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप बच्चे, क्योंकि आप एक टीचर बनेंगे, जब टीचर बनेंगे तो आपको वहाँ पे इस विधियों का नॉलेज होना चाहिए, और आप यही विधियाँ बच्चों के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप अपने क्लास में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मेरे कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और आपसे उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट सिस्टम में इसकी कुछ और विधियाँ बची हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।